हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो उम्मीद है आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे और जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जाके। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये चैप्टर भी अच्छा है। देखेंगे आप लोग को पसंद आता है कि नहीं, बट क्या होता है, मोटिवेट रहना चाहिए, ठीक है, मोटिवेटेड। तो हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया इस चैप्टर का, सॉरी। तो ये फर्स्ट वीडियो जो आने वाला है और देखिएगा, इसको आपको अच्छा लगेगा, समझिएगा। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आज का हमारा चैप्टर नया है, चैप्टर 6। बुक चल रहे हैं हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी NCERT इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। उसका चैप्टर 6 है ये वाटर रिसोर्सेज। इसी को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है जल संसाधन, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। डू यू थिंक दैट व्हाट एग्जिस्ट टुडे विल कंटिन्यू टू बी सो और द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स? तो क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? इट कैन बी सेड विद सम सर्टेनली दैट द सोसाइटीज विल विटनेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जियोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर स्कार्सिटी। कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। वाटर स्कार्सिटी is possibly to pose the greatest challenge on account of its increased demand coupled with shrinking supplies due to overutilization and pollution। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। वाटर इज a cyclic resource with abundant supplies on the globe. Approximately 71% of the Earth's surface is covered with it, but fresh water constitutes only about 3% of the total water. एक चीज़ के लिए और सॉरी, अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज ऐसी जगह पे वीडियो बनाना पड़ रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बट सोचिए कि मैं कितने डिस्टर्बेंस पढ़ा ले रही हूँ, तो आप लोग को उतना खास डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड है तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। ये मत बोलिएगा कि अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं है, जो भी मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। यानी हमारे उपयोग लायक जो जल है वो केवल 3% ही है। तो इतना शुद्ध हिंदी आप लोग को नहीं समझ आएगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं, तो उन लोग के लिए। और देखिए, मैं इतना शुद्ध हिंदी पढ़ाती हूँ तो आप लोग का हिंदी भी इससे डेवलप हो जाएगा। इंग्लिश के साथ साथ आप लोग को हिंदी भी डेवलप करना चाहिए, बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। The availability of fresh water varies over space and time. The tensions and disputes on sharing and control of this scarce resource are becoming contested issues among communities, regions, and states. The assessment, efficient use, and conservation of water therefore become necessary to ensure development. In this chapter, we shall discuss water resources in India, its geographical distribution, sectoral utilization, and methods of its conservation and management. अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत के जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो जिसका कि मतलब होता है भारत के जल संसाधन। स्लिप ऑफ टंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है।
The total water available from precipitation in the country in a year is about 4,000 cubic kilometer. The availability from surface water and replenishable groundwater is 1,869 cubic kilometer. Out of this, only 60% can be put to beneficial uses. Thus, the total utilizable water resource in the country is only 1,122 cubic kilometer. तो पूरा मैथ आप लोग को इसमें पढ़ा दिया। ये इतना मैथ मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1,869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1,122 घन किलोमीटर है। अब है सरफेस वाटर रिसोर्सेज यानी कि धरातलीय जल संसाधन। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। दीज आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जो कि नदियां, झीलें, तलैया, तालाब ये सब हैं। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 rivers and their tributaries longer than 1.6 किलोमीटर ईच। तो देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन्स in India is estimated to be 1,869 cubic kilometer. However, due to topographical, hydrological and other constraints, only about 690 cubic kilometer, 32% of the available surface water can be utilized. तो 60 का 32 हो गया। अब देख रहे हैं आप लोग। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर का अनुमान किया गया है। फिर भी इस स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबाव के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11 textbook India Physical Environment that precipitation in India has very high spatial variation and it is mainly concentrated in monsoon season. नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है। You also have studied in the textbook that some of the rivers in the country like the Ganga, the Brahmaputra and the Indus have huge catchment areas. Given that precipitation is relatively high in the catchment areas of Ganga, the Brahmaputra and the Barak rivers, these rivers all they account for only about 1/3 of the total area in the country have 60% of the total surface water resources. Much of the annual water flow in South Indian rivers like the Godavari, the Krishna and the Kaveri have harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and the Ganga basins. आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। अब है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यानी कि भौम जल संसाधन, इसको कहते हैं हिंदी में। ग्राउंड वाटर तो आप लोग ऐसे भी समझते होंगे। द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स लाइन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है।
The groundwater utilization is very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu. However, there are states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc. which utilize only a small proportion of their groundwater potentials. States like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura and Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. तो इसका मतलब है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग मध्यम दर में आते हैं। If the present trend continues, the demands for water would need the supplies, and such situation will be detrimental to development and can cause social upheaval and disruptions. यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। लगून्स एंड बैकवाटर्स यानी कि लैगून एंड और पश्च जल। India has a vast coastline and the coast is very indented in some states. भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। Due to this, a number of lagoons and lakes have formed. The states like Kerala, Odisha and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes. Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops, coconut, etc. इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। अब है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन यानी कि सिंचाई की जल की मांग और उपयोग। India has traditionally been an agrarian economy and about 2/3 of its population have been dependent on agriculture. पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। Hence, development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans, and multi-purpose river valleys projects like the Bhakra Nangal, Hirakud, Damodar Valley, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi Canal project, etc. have been taken up. In fact, India's water demand at present is dominated by irrigational needs. इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। Agriculture accounts for most of the surface and groundwater utilization. It accounts for 89% of the surface water and 92% of the groundwater utilization. धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। सॉरी, मुझे हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है तो मैं वही गिन रही थी। किधर थे हम लोग? While the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of the groundwater, the share of domestic sector is higher, 9% in surface water utilization as compared to groundwater. The share of agricultural sector in total water utilization is much higher than other sectors. However, in future with development, the shares of industrial and domestic sectors in the country are likely to increase. जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% भाग और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक यानी 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए जल की मांग। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरीगेशन। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। इरीगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डिफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया
and Deccan Plateau constitute such areas. Winter and summer seasons are more or less dry in most parts of the country. Hence, it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry seasons. तो पहले हम लोग चलते हैं पीछे, क्योंकि मुझे देख के समझना पड़ेगा उसका हिंदी, मैंने इतना पढ़ तो दिया. तो द लास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डिफिशिएंट इन रेनफॉल एंड, हाँ, तो देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं. उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं. विंटर एंड समर सीजन, हाँ, देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है. इसीलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है. पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए. इंडिया रिवर बेसिन्स का मैप है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा. Even in the areas of ample rainfall like West Bengal and Bihar, breaks in monsoon or its failure creates dry spells detrimental for agriculture. Water needs of certain crops also makes irrigation necessary. For instance, water requirement of rice, sugarcane, jute, etc. is very high, which can be met only through irrigation. पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है. कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है. उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है. प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल. इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड्स. सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है. ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है. Further, the high-yielding varieties of crops need regular moisture supply, which is made possible only by a developed irrigation systems. In fact, this is why that green revolution strategy of agriculture development in the country has largely been successful in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. दूसरा, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र द्वारा ही संभव है. वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है. इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है. Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं. Of the total net irrigated area, 76.1% in Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. नेवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है. This shows that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in groundwater depletion in these states. इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है. The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table in these states. इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो गया है. In fact, over withdrawals in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater, and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar. वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या यानी कि आर्सेनिक के संकेंद्रण की वृद्धि हुई है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया, इसको आप लोग कीजिएगा. इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स यानी कि संभावित जल समस्या. द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling by day due to increase in population. जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है. The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural and domestic effluents. And this in turn is further limiting the availability of usable water resources. उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्संसरणों से प्रदूषित होता जा रहा है, और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है.
अब है डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। इतना बोल लिए कि मेरा काम ही नहीं कर रहा है टंग। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अब नहीं। ये वीडियो में काफ़ी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करना मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।